इवन इन यमन हौसियों को ट्रंप ने बैन कर दिया था, जिसको बाइडन ने आकर दोबारा से किया है। उनको हूसी जंग को ख़त्म कर दिया था। उसने हूसी जंग को ख़त्म कर दिया था इस तरीके से कि सऊदियों ने कहा था कि इनको बैंड ऑर्गेनाइजेशन बनाओ हौसीज़ को। तो 2021 में के शुरू में ट्रंप ने बैन कर दिया था हौसीज़ को, तो उनके एसेट सारे फ्रीज हो गए थे दुनिया में। लेकिन बाइडन ने आकर उसको दोबारा से उनको बहाल कर दिया। और अब जिस तरीके से इसराइल और गज़ा का जो मसला चल रहा है, उस पर अभी रिसेंटली ट्रंप ने जो बयान दिया, जो मुझे लग रहा है कि अगर तो ट्रंप आता है नवंबर में तो वो इस आग को ज़्यादा भड़का देगा, क्योंकि उसने बेसिकली बोला कि बड़ी स्मार्ट मूव की है ये गज़ा वालों ने, और जो लेबनान में बैठे हैं बड़ी हिजबुल्लाह उन्होंने बड़ी स्मार्ट मूव प्ले की है। और हमास भी ना करें सर, ये ट्रंप ने कहा है। नेतन्याहू को उसने स्नब भी की है कि ये नेतन्याहू की गलती है जो भी हुआ है। और उसके बारे में बेसिकली देख रहा था कि नेतन्याहू के साथ इसका मसला क्या हुआ है ट्रंप का, कि 2000 जब ये ईरानी जनरल का कासिम सुलेमानी का इन्होंने किया था अमेरिकन ने असैसिनेशन, तो ट्रंप की बेसिकली मर्जी थी कि इसराइल के साथ मिलके हम करें। तो उस वक्त नेतन्याहू ने इनकार कर दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो ट्रंप ने कहा ठीक है हम अकेले कर लेते हैं। और इस चीज़ को ट्रंप ने पसंद नहीं किया कि नेतन्याहू, जब उसने यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाया इसराइल का, उसके बावजूद नेतन्याहू ने ईरान के ख़िलाफ़ ट्रंप का साथ नहीं दिया। तो इस चीज़ पे ट्रंप ने नेतन्याहू को स्नब भी किया इन दिसंबर कि ये इसने जो है ना ये इसकी गलतियों की वजह से हुआ है। अच्छा, नेतन्याहू पे ब्लेम किया है। नेतन्याहू पे ब्लेम किया है। अब देखें 4 जून तक प्राइमरीज चलनी है रिपब्लिकन की, और आयोवा भी जीत गया है, न्यू हैम्पशायर जो कि लग रहा था कि शायद ये हार जाएगा वो भी जीत गया ट्रंप। और इन दो से पता लग रहा है कि मेजॉरिटी स्टेट्स जो हैं वो ट्रंप को सपोर्ट, जो रिपब्लिकन प्राइमरीज जो चल रही हैं मेजॉरिटी स्टेट्स इसको कैंडिडेट बना देंगे रिपब्लिकन का फॉर। अगर ट्रंप आ जाता है तो फिर मिडल ईस्ट को आप कैसा देख रहे हैं? यार मिडल ईस्ट का बहुत, ट्रंप इज़ डिसाइसिव है और रेकलेस है। ट्रंप बाइडन क्या कर रहा है इस वक्त? बाइडन इस वक्त कर रहा है रेजिस्ट कर रहा है और डिले कर रहा है। यानी बाइडन ने जितना डिले किया ना गज़ा के तनाज़े को, ट्रंप नहीं करेगा। ट्रंप इसका सोल्यूशन जल्द निकालने की कोशिश, जल्द निकालने, और अगर नहीं निकाल पाएगा तो कहेगा भाई मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। और अगर वो नहीं पढ़ेगा तो उसकी वजह से मसला ये ज़्यादा गंभीर हो जाएगा। अभी तक गज़ा का मसला बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, ये ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगी। हो सकता है कि शायद ख़तरनाक ना हो, अगर तो ट्रंप अपने हाथ ऊपर कर लेता है तो नेतन्याहू को शायद पीछे हटना पड़ जाए, क्योंकि अभी सब कुछ अमेरिका की सरपरस्ती की वजह से हो रहा है। अमेरिका का साथ है तो इतने खुलेआम वो सब कुछ हो रहा है। और इसके अंदर फिर ये भी एक बात याद है, हम भूल जाते हैं कि ट्रंप ने ये दफ़ा सऊदी अरब के बारे में क्या कहा था कि अगर हम अपनी फ़ौजें निकाल लें तो सऊदी हुकूमत 2 हफ्ते भी नहीं गुजार पाएगी। तो जिसके ऊपर आपको याद है, और ये उसने तब कहा था सऊदी अरब के दौरे के बाद इसने बात की थी, जिसका मतलब ये है कि जो इस वक्त सऊदी इसराइल जो इनकी कोशिश चल रही है मुफाहमत की, वो बिगड़ भी सकती है लेकिन उसके चांसेस बढ़ भी सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि उसको ट्रंप करता क्या है। ठीक है, ट्रंप सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर वो उसके सोल्यूशन को ना मानेंगे नहीं। ट्रंप के दौर से ये प्रेशराइज कर रहे थे सऊदी को, ये जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, क्या नाम था ट्रंप के, वो जो हैवी से थे, रेक्स टिलरसन। नहीं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो पाकिस्तान भी आया था और इमरान खान से, माइक पोम्पेओ उसने वो उधर से कोशिशें जारी हैं। उन्होंने तो अब्राहम अकॉर्ड शुरू कर, अब्राहम अकॉर्ड्स करवाए थे, और वो करवाए ही इसीलिए गए थे कि इनको, क्योंकि अब उन अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर फ़लस्तीन का सोल्यूशन भी है।
लेकिन अब जो ये गज़ा का तनाज़ा चल पड़ा है, जिसका मतलब है कि वो अब्राहम अकॉर्ड्स डेंजर में भी, ख़तरे में पड़ सकते हैं। और अगर ट्रंप आकर उन अकॉर्ड्स को फिर दोबारा से रीइंफोर्स करता है और ये यहाँ से रेजिस्ट करते हैं, तो ट्रंप बीइंग ट्रंप वो शायद अपने हाथ ऊपर कर ले, और बड़े चांसेस हैं, क्योंकि ट्रंप जो है ना, उसके अभी मैंने वही बात की ना कि ट्रंप का जो कनेक्शन है इसराइल से वो नहीं है डायरेक्ट, उसका एक वो एक कहते हैं बाईपास कनेक्शन, एक बंदे के थ्रू है, एक मूवमेंट के थ्रू है, जो कि एक पैरेलल जोइश मूवमेंट है ज़ायनिज़्म के साथ की। तो इट्स नॉट द सेम कनेक्शन, तो दे आर नॉट गोइंग टू बी, वो एक पेज पे होंगे नहीं। तो और जितनी ये जंग बढ़ चुकी है कि अभी रिसेंटली जब यमन पे इन्होंने एयर स्ट्राइक्स की हैं यूएस ने और यूके ने, तो उसने ट्रंप ने बड़ा ओपनली कहा कि ये देखो मैं गया हूँ तो इन्होंने एक और जंग शुरू कर दी मिडिल ईस्ट के अंदर। उसने बात की है, फोर्ब्स मैगज़ीन को उसने इंटरव्यू दी है, उसने बोला ये कि ये देखो जी जंगें फिर से शुरू कर दी इन्होंने, और क्या होगा इसका अगर तो यमन की जंग गर्म हो जाती है तो ट्रंप को और ज़्यादा मवाद मिल जाता है कि ये देखो मुझे मैं जंगें ख़त्म की हैं मैंने, और इन्होंने शुरू कर, और इन्होंने 3 जंगें मुझे विरासत में दे दी हैं। तो ये बड़ा एक, और इसको ट्रंप फिर अपने अंदाज में हैंडल करेगा, मैनेज भी करेगा, क्योंकि ट्रंप इज़ आउटसाइडर, और आउटसाइडर जो है ना वो हर बात के अंदर डीप स्टेट के, यानी जो अमेरिका की जो वाशिंगटन इस्टेब्लिशमेंट है ना, उसके साथ आंखों में आंखें मिलाकर नहीं काम करेगा वो। वाशिंगटन इस्टेब्लिशमेंट कुछ और चाहेगी, ये कुछ और करेगा, और जाएगा। इसकी एक सबसे बड़ी जो मैं आपको बताता हूँ, सीरिया के अंदर जो एक हुआ था, इसने जब सीरिया के अंदर जो सिविल वॉर थी उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, इसने ट्रूप्स निकालने की बात की थी, तो इसके किसी बंदे ने इस्तीफ़ा दे दिया था, उसने जिम मैटिस ने ना, तो जिम मैटिस ने, और वो असल में हुआ गया था कि इसने बेसिकली बोला कि ना इसराइल जो सीरियन एयर फोर्स है, क्योंकि जो बशार अल-असद था उसको सपोर्ट थी रशिया की, ये कह रहे थे बशार अल-असद के ख़िलाफ़ लोगों को। इसने कहा कि ठीक है सीरियन एयर फोर्स की ना जाकर तुम एयर बेसिस को उड़ा दो। अच्छा, जाकर जिम मैटिस ने हुक्म दे दिया कि जाकर ना बम बम मारो, उड़ाओ इनको। इसने कहा कि मुझे जब तस्वीरें भी दिखाओगे तुम लोगों ने किया क्या है। वो जब तस्वीरें दिखाई ना इसको, तो उसमें उसने देखा ये कि जी रनवे सारे उड़ा दिए हैं, तो वो जो एयरक्राफ्ट हैंगर्स हैं ना वो सारे इंटैक्ट खड़े हैं, बिल्कुल सही खड़े हैं, सही सलामत खड़े हैं। तो ट्रंप उसे कहता है कि तुमने रनवेज़ को क्यों उड़ाया, तुमने इन बिल्डिंग्स को क्यों नहीं उड़ाया। और जिम मैटिस कहता है कि हमें क्या पता अंदर जहाज़ हैं कि नहीं है। तो ट्रंप जो था वो ही लॉस्ट हिज माइंड ओवर देयर, वो कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुमने सीरियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को तबाह कर दिया, तुमने तो सिर्फ रनवे तबाह किए हैं। जहाँ से ट्रंप की जो था ना वो बदएतमादी पेंटागन से वो बढ़ती गई है। इसलिए आपने देखा होगा जब इन्होंने वाशिंगटन डीसी में प्रोटेस्ट हो रहे थे BLM की वजह से, तो इन्होंने टीयर गैस वगैरह मारी थी, तो उस वक्त का जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ था मार्क मिली, उसको अपने साथ लेकर क्यों चला था वो इसी वजह से कि ये तुम लोगों ने जो पहले काम मेरे साथ किया सीरिया के अंदर, ये काम अब होना नहीं चाहिए। कासिम सुलेमानी का भी यही सीन था, पेंटागन की मर्ज़ी नहीं थी, लेकिन इसने स्टीव बैनन को साथ बिठाकर सिचुएशन रूम के अंदर इन्होंने दिखाया था कि मिसाइल मारो मेरी आंखों के सामने, ट्रंप ने। और ये सारा का सारा इसी वजह से हुआ था कि ट्रंप, और ये डिस्ट्रस्ट जो है ट्रंप का, ये ट्रंप अब दोबारा लेकर आएगा प्रेसिडेंसी के अंदर, जो कि मामलात को ख़राब ज़्यादा कर सकती है। अभी जिस तरह यमन के अंदर जो जंग है जो ने चलाई है, वो शायद ट्रंप के पेंटागन से डिस्ट्रस्ट की वजह से ज़्यादा ख़राब हो जाए, ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ट्रंप का अपना एक डिस्ट्रस्ट है। ट्रंप के अभी स्टीव बैनन, उसकी यही थिंकिंग है कि वाशिंगटन एलीट जो है वो अमेरिका को फिर दोबारा से जंगों में धकेल रही है। ट्रंप जो है ना वो असल में वाशिंगटन को खटकता है, क्योंकि आउटसाइडर है। बिल्कुल समझ लें जैसा इमरान खान है ना, इमरान खान है आउटसाइडर है, he doesn't belong to the power corridor, he doesn't belong, क्योंकि ये एक मसला हो रहा था ना कि आपकी
एक ऐसा बंदा है जिसकी एक बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल अप्रोच है, बिल्कुल एक अनकन्वेंशनल तरीके से उसने अपनी सपोर्ट बेस बनाई हुई है। उसने 2 नंबरियां या वो बिरयानियां खिला के नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ। उसने जाकर एक रेटरिक बनाया है, एक नैरेटिव ऐसा बनाया है कि वो जाकर ना वोटर को जाकर उसने एनर्जाइज करती है, वो एनर्जाइज उससे कनेक्ट कर जाते हैं, फिर उसको वो कहते हैं कि वो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, पॉपुलिस्ट लीडर है। यानी पॉपुलिस्ट लीडर को हम लोग ये इस तरह कहना चाहिए, पॉपुलिज्म का एक बड़ा मैं कहता हूँ कि ना मनफी तरीके से देखा जाता है। पॉपुलिज्म वो बंदा है जिसको पता है कि मैंने अपने वोटर के साथ किस तरह कनेक्ट करना है, उसको आता है, वोटर जिसको वो स्ट्रेटजी आती है उसको वो पॉपुलिस्ट कह देते हैं। और जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कनेक्ट नहीं करता तो वो वहाँ पे ना, यानी अब यही ट्रम्प का भी इशू है ना कि ट्रम्प वाशिंगटन की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कनेक्ट ही नहीं होता, कनेक्ट हो ही नहीं सकता, कम्प्लीटली या ना डिफरेंट दुनिया से आए हैं। यानी वाशिंगटन एलीट है, वो ज़रा कहती है कि आराम से काम करना है, छुप के काम करना है। ट्रम्प कहता है भाई मैं देख लो कोवर्ट ऑपरेशन ना। अब आप देखें ये बाइडेन को ही देख लें इजराइल वाले मामले पर, यस, कि पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं और जब पब्लिक के सामने आते हैं तो कहते हैं कि जी नेतन्याहू एक्सट्रीमिस्ट है, नेतन्याहू को हल्का होना चाहिए। ये अमेरिका की जो आपने शुरू में बात की थी ना कि एक उन्होंने एक वो नकाब पहना हुआ है, वो नकाब वो चाहते हैं कि हम पहन के रखें कि पीछे से कुछ और कर रहे हैं, लेकिन जो मीडिया जो उनकी जिसे कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, अमेरिकन ने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी कि हाउ टू कम्युनिकेट स्ट्रेटेजिकली, किस तरह झूठ अच्छा बोलना है। यस, ये कि बोलना कुछ और है, करना कुछ और है बोलना। और ये चीज़ ट्रम्प में नहीं है। वो कहता है जो करना है वो ही कहना है। यानी अगर हमने जरूर उसने आकर अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा लोगों को कि मारो पीटे लोगों को, मैं तुम लोगों के ना केसेस के पैसे मैं भर दूंगा, लोगों ने मारा पीटे। उससे जब पूछते थे कि भाई तुम पब्लिकली तुमने बड़े गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो कहते भाई क्या हो गया, उस दौर में चलता था सब, मैंने भी कर दिया। उसने ट्रम्प ने कभी अपोलोजाइज नहीं किया, जो उसने कहा है उसने कभी गलत, यानी वो अगर गैर मुनासिब भी लगा ना, उसने कभी अपोलोजाइज नहीं किया कभी भी ट्रम्प। यानी मुझे नहीं पता कि शायद हो सकता कहीं उसने सॉरी किया हो पब्लिकली, लेकिन उसकी जितनी स्पीचेस इंटरव्यूज़ मैंने सुने हैं वो एक दफ़ा भी अपोलोजाइज नहीं करता। और वो कहते हैं ना कि उसको नदामत भी हो, वो भी नहीं है। यानी उसको पता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, जैसे कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। और यही उस बंदे की चीज़ है कि उसने बिल्कुल उसी तरह के लोगों को ना अपने इर्द गिर्द जमा भी किया है। और यही जब मैं बात कर रहा था रॉबर्ट मर्सर की, वो एग्जैक्टली ये चीज़ था। हाँ, वो ये है कि वो पब्लिक में जिसका कोई नहीं है उस बंदे का, लेकिन जब उसको समझ में आई कि उसने देखा, अब वो उसको भी रिपब्लिकन पार्टी से ना यही मसला था, जो कि मेन जो रिपब्लिकन वोटर्स हैं उनका मसला था कि भाई हमारी लीडरशिप जो है वो बड़ी उस तरह की है कि उनका वोटर के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, जो वोटर चाहता है वो हो ही नहीं रहा। और तब्दीलियाँ अमेरिका के अंदर इस तरह की आ रही हैं कि एक तो आपका मैंने भी बात की ना डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, 9/11, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जो ये हर 10 सालों के अंदर जो अमेरिकियों पे एक कहते हैं ना कि एक टाइप का बम गिरा है, वो से तंग आ गए हुए थे कि वो चाह रहे थे कि हमारी लीडरशिप जो भी आ रही है ना, स्पेशली रिपब्लिकन में, कि वो आकर इन चीज़ों को एड्रेस करे कि ये एक हकीकत है। ट्रम्प इसको कर रहा था एड्रेस। ट्रम्प कह रहा था कि ये हम हमेशा की जंगों में क्यों घुसे हुए हैं। ट्रम्प ने लिटरली बड़ा क्रिटिसाइज़ किया इसने ओबामा के इस बेल आउट को कि ये उसको नहीं करना चाहिए था। और इस चीज़ को फिर रॉबर्ट मर्सर ने बेसिकली ये देखा कि उस वक्त आई थिंक 2015 का शुरू था ये, जब रॉबर्ट मर्सर को बेसिकली ट्रम्प का एक बहुत करीबी दोस्त था बरतानिया से, नाइजल फराज, जो ब्रेग्जिट वाला वो उसने ना ब्रेग्जिट कैंपेन रन कर रहा था, तो ट्रम्प ने उसको ना सपोर्ट किया था। तो नाइजल फराज ने आकर ट्रम्प की ना मुलाकात करवाई रेबेका मर्सर से, जो कि रॉबर्ट मर्सर की वो थी बेटी।
और वो बेसिकली रन कर रही थी वो पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो कि डोनेशंस करती है रिपब्लिकन कैंपेन्स को। तो वहाँ से फिर आपका आता है अचानक में फेसबुक एंटर होती है, कैम्ब्रिज एनालिटिका। अब आपने अब ये चीज़ समझनी है कि स्टीव बैनन जो है ना वो बेसिकली कैम्ब्रिज एनालिटिका का, अच्छा वो वहाँ से ब्राइटबार्ट भी रन कर रहा है, वो यहाँ से कैम्ब्रिज एनालिटिका का वाइस प्रेसिडेंट भी है, ठीक है। और बेसिकली होता क्या है कि रॉबर्ट मर्सर जो है ना वो बरतानवी कंपनी है, एक SCL ग्रुप, ठीक है। वो क्या करते हैं कि उसकी एक सब्सिडियरी बना लेते हैं जो कि है कैम्ब्रिज एनालिटिका बरतानिया में। बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं कि दुनिया को दिखाना ये है कि ये बरतानवी कंपनी है जिसकी जो है ना सर्विसेज हासिल की हैं ट्रम्प कैंपेन है। ट्रम्प ने और SCL ओरिजिनली SCL ग्रुप थी, और SCL ग्रुप ने नाइजीरिया के अंदर इलेक्शन भी करवाए, ठीक है। ट्रिनिडाड टोबैगो के अंदर भी इलेक्शंस करवाए। वहाँ पर इन्होंने ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के अंदर जहाँ पर इंडियंस माइनॉरिटी में हैं उनकी गवर्नमेंट बन जाती है। कैसे कि SCL ग्रुप जो है वो जाकर जो मेजॉरिटी अफ्रीकन है ना डिसेंडेंट, उनको कहते हैं कि वोट ना जाके करो, कोई तब्दीली नहीं आनी यार, यानी क्या कहेंगे इसको हम, रिवर्स साइकोलॉजी कि डोंट वोट, वोट ही ना दो, कि वोट ही ना दो। उन्होंने वोट नहीं दिए, यहाँ से इंडियंस को कैंपेन ये की गई है वोट करो। कैसे वो इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं कि साइकोलॉजिकल माइक्रो टारगेटिंग करते हैं। हाँ, साइकोलॉजिकल एड्स, साइकोग्राफिक मटेरियल और बनाते हैं, आपके लाइक्स को देखते हैं, आपके इंटरेस्ट को देखते हैं, बिहेवियर को देखते हैं। ये डेटा सारी कुकीज़ के थ्रू, इस तरह की चीज़ों, प्लगइन्स के थ्रू तो जा रहा होता है यस फेसबुक और गूगल वगैरह के पास। यस तो उन्होंने वो डेटा बाय किया। फेसबुक बेसिकली फंसा ही इस वजह से था ना सर। अब आपने एक चीज़ कि उन्होंने वो डेटा प्रोवाइड कर दिया उन्हें। हाँ जी, उनकी कंपनी में बंदे बैठे थे जो उधर से डेटा दे रहे थे, लोगों के बिहेवियर्स दे रहे थे। यस उन्होंने उस वही डेटा को पकड़ के उन्होंने उसको यूज़ किया, एग्जैक्ट टारगेटिंग शुरू कर दी। और जी हिलरी इज बैड और पता नहीं क्या, कि शी वांट्स टू टेक योर गन अवे, या डेमोक्रेट्स, ओवरऑल डेमोक्रेट्स को गंदा करी जा रहे हैं। और दूसरा आपको याद होगा कि उन्हीं दिनों में एक क्विज आया करता था कि विच गेम ऑफ थ्रोन हाउस आर यू, तो वो पता नहीं 15-16 क्वेश्चन होते थे, वो आप करते थे। तो वो आपका बेसिकली हर इंडिविजुअल माइंड पढ़े थे कि बंदा असल में है कैसा, कि हम तो बेसिकली समझ रहे हैं कि गेम है, लेकिन वो असल में हमारा डेटा जा रहा है, डेटा इकट्ठा हो रहा था, डेटा इकट्ठा हो रहा है। और नोट किया कि उसके बाद से इस तरह के मुझे फेसबुक पे कभी क्विजेस नजर ही नहीं आए। उन्होंने ख़त्म ही कर दिया। गेम्स को बड़ा मिस करता हूँ मैं, वो जो आते थे यार बड़ा मज़ा आया करता था कि ना, मुझे एक आता था विच वो कैरेक्टर्स के बेस्ड था। हाँ कि विच कैरेक्टर इस मूवी में से कौन से कैरेक्टर हो तुम, यानी आई थिंक वो उसका था हैरी पॉटर का, कि कौन से कैरेक्टर हो तुम। तो वो बड़ा मज़ा आया करता था, लेकिन वो पता ही नहीं था कि वो असल में $multi-million काम हो रहा है पीछे से। और इसके अंदर उन्होंने रिमेंबर उसका इंटरव्यू मैं देख रहा था, ब्राउन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था जिसने ये क्विज़ेस बना कर दिए थे कि इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि इस बंदे की का बिहेवियर क्या होगा, और इस बंदे को कहाँ कहाँ पर इसके जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं ये उनको कैसे कर सकता है टर्न टूवर्ड्स ट्रम्प। और इसके पीछे सारा स्टीव बैनन का ब्रेन था। नहीं, अच्छा ये रॉबर्ट मर्सर का ब्रेन था। अच्छा, ये इन्होंने असल में किया ये था कि रॉबर्ट मर्सर ने, बिकॉज रॉबर्ट मर्सर जो है ना वो खुद एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है, ही हिमसेल्फ, और वो वन ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टर्स था SCL ग्रुप का। तो उसे पता था कि वो क्या करने जा रहे हैं, किस तरह एल्गोरिथम काम करते हैं, उसने वो बेसिकली चाह ये रहा था कि एनोनिमिटी रहे, कि किसी तरह मेरे तक ना बात ना आए। उसने SCL ग्रुप का ना एक बनाया, सब्सिडियरी बनाई कैम्ब्रिज एनालिटिका, ठीक है। और उसको सबसे पहले दिया कि जी जाकर ना ब्रेग्जिट करा कर दिखाओ। यानी ब्रेग्जिट जो था ना वो कहते हैं कि ट्रम्प इलेक्शन का एक्सपेरिमेंट था कि क्या ये इतने बड़े स्केल पे, यानी नाइजीरिया, ट्रिनिडाड टोबैगो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, लेकिन उनका असल कुछ करना है, डेवलप्ड कंट्री में डेवलप्ड कंट्रीज के जो माइंडसेट है, जो अप्रोच है लोगों की, वो फिर सिमिलर होगी ना US से, तो उधर करके दिखाओ, यूके में करके दिखाओ। तो ब्रेग्जिट करा दिया, ठीक है। यानी आप चेक करो यार, चंद
चंद डेसिमल पॉइंट से इन्होंने ब्रेक्सिट करवाया और वो पता लग गया इनको, एक एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया ब्रेक्सिट का। ट्रम्प वाज नेक्स्ट वन। और ट्रम्प के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया काम, बहुत एग्रेसिवली इन्होंने किया है। यानी फॉर ट्रम्प, ये ख़ुद मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था कि द पर्सन जो कि रन कर रही थी ट्रम्प कैंपेन को फ्रॉम कैम्ब्रिज एनालिटिका के हम तो एक ही बंदे को दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा 4-5 एड्स भेजा करते थे। और बहुत उनके जो खौफ थे कि क्या उनके खौफ हैं, स्पेशली कहती है कि गन्स सबसे बड़े, कि गन्स हमसे ले ली जाए, ये खौफ थे उनके। उसको इन्होंने फीड किया। माइग्रेशन बहुत बड़ा खौफ था, उसको इन्होंने फीड किया, उस पर फीड करके टर्न किया लोगों को इन्होंने। और स्टीव बैनन को फिर कैम्ब्रिज एनालिटिका का वाइस प्रेसिडेंट इसलिए लगाया गया ताकि वो डायरेक्टली इसको रन कर सके। ऑन टॉप ऑफ दैट रॉबर्ट मर्सर ने जो काम किया ट्रम्प के लिए वो ये था कि एक बंदा है रॉजर स्टोन, उसको ट्रम्प के साथ पार्ट ऑफ द कैंपेन उसको बनाया कि तुमने ट्रम्प का जो ना ट्रम्प का असल में एक था पर्सोना ब्रैश, रेकलेस। उसने रॉजर स्टोन को कहा, रॉजर स्टोन जो है ना हमेशा से रिपब्लिकन पार्टी का ना वो रहा है एक टाइप का ना कंसल्टेंट रहा है कि अपनी तुमने कैंपेन्स कैसे रन करनी है। तो उसने बेसिकली ट्रम्प को ना थोड़ा सा लाइक क्या कहेंगे हम उससे कि ना एक यानी ना एक ज़्यादा फिनेस देनी थी उसने रॉजर स्टोन ने। और उसने उसके बारे में एक बड़ी बहुत फेमस बात है रॉजर स्टोन ने, उसने खुद बोला हुआ है, कहता है कि अगर तुम किसी भी चीज़ के लिए मशहूर हो ना, यानी इफ़ यू आर फेमस फॉर नथिंग आई कैन डू एनीथिंग, यानी किसी चीज़ के लिए शोहरत होनी चाहिए तो फिर मैं उसके बारे में कुछ कर भी सकता हूँ। रॉजर स्टोन ने फिर एलेक्स जोन्स जो कि बेसिकली अभी पूरा ट्रम्प कैंप में नहीं आया, उसने रॉजर स्टोन ने उसके साथ पॉडकास्ट करके ज़्यादा ट्रम्प की तरफ डायरेक्शन यानी अटेंशन ज़्यादा ट्रम्प की तरफ किया। जो एलेक्स जोन्स वो पहले एक फ्रेंच यानी ट्रम्प को वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, लेकिन रॉजर स्टोन जो है ना एलेक्स जोन्स का प्लेटफॉर्म यूज़ करके उसको डायरेक्टली डाइवर्ट करता है, अटेंशन उसकी लेकर आता है ट्रम्प के ऊपर। और यहाँ से होता क्या है कि जितना भी एलेक्स जोन्स का जो ऑडियंस थी वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली ट्रम्प की सपोर्टर बन जाती है। ठीक है। और ओबामा के ख़िलाफ़ तो ऑलरेडी लोगों की जो उसके प्रोमिसेस थे, जो उसका चेंज था वो कर नहीं सका, उसके अपने ब्लंडर्स बहुत ज़्यादा थे। सबसे जो मैंने बताया कि अरब स्प्रिंग के अंदर भी उसने गलतियाँ की, फिर यूक्रेन के अंदर जो 2014 के अंदर जो हो गया, रशिया की क्राइमिया उठा के ले गया। और फिर इन्होंने जो कलर रेवोल्यूशंस ओबामा ने चलाई पूरी दुनिया में, साउथ अमेरिका के अंदर भी, यूक्रेन के अंदर चलाई थी उसने। ये एक यूक्रेन के अंदर उसका सदर था जो कि प्रो मॉस्को था, उसको उतार के इन्होंने एक इसका आई थिंक पेट्रो पोरोशेंको नाम था, उसको डाला सदर बनाया जो कि बेसिकली एंटी मॉस्को था। वहाँ पर वो फिर शाम के अंदर इसने रशिया को आने दिया, जिसको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा माना कि ये ब्लंडर इसने किया, इसको नहीं करना चाहिए था। तो ये सारा के सारा जो है ना ट्रम्प को एक पोजीशन में ले आता है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिपब्लिकन का नॉमिनी बन जाता है। और फिर रिपब्लिकन के जब प्राइमरीज़ में ये जाना शुरू करता है तो जाकर जितने भी जो दूसरे कैंडिडेट्स जो खड़े हुए थे रिपब्लिकन की तरफ से, उन सब को एक एक करके लिटरली ना वो कहते हैं ना शूट एट साइट, अपने अल्फाज से ही ना उड़ा दिया इसने। और इवेंचुअली ये कैंडिडेट बन जाता है रिपब्लिकन्स का। अब यहाँ तक पहुँचकर जो मेजर काम है वो तो हो गया, और वहाँ से हिलरी क्लिंटन के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा ना अब शुरू हो गया प्रोपेगेंडा हिलरी क्लिंटन के ख़िलाफ़। ठीक है, हिलरी क्लिंटन को इन्होंने शुरू कर दिया टारगेट करना। वहाँ पर जो जहाँ से इन्होंने जो ट्रम्प के ख़िलाफ़ कि ये जी रशिया से कनेक्टेड है, वो बात वाज़ेह है कि देयर वाज नो कनेक्शन। रशिया पुतिन का और ट्रम्प का कनेक्शन कोई नहीं था। जो कनेक्शन इन्होंने बिल्ड किया वो बेसिकली ये था कि इसने जाकर पब्लिकली एक दफ़ा बात की, वो जो इसके हिलरी के 30,000 ईमेल्स
जो कि लीक हुई थी, तो इसके 30,000 ईमेल्स ना मिल नहीं थे रहे। तो इसने जाकर पब्लिकली बोला कि पुतिन अगर तुम्हें वो 30,000 ईमेल मिल जाए ना तो उनको पब्लिक कर देना। वहाँ से इन्होंने डालना शुरू किया, वहाँ से इन्होंने डॉट कनेक्टिंग शुरू कर दी। ये वो दौर है जब रशिया के अंदर मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट भी होता है। ये पर्सनली जाता है मॉस्को उसको देखने, तो ये ना डॉट्स कनेक्ट करने शुरू कर देते हैं इस तरीके से। और ये शुरू, और फिर ये अभी इलेक्शन हुआ नहीं था, तो क्रिस्टोफर स्टील एक ब्रिटिश MI6 एजेंट, उसने एक जी अनवेरीफाइड क्लेम्स का ना डॉसियर बनाकर FBI को पकड़ा दिया कि हमें लग रहा है कि ये जो ट्रंप है ना ये रशिया का मोल है, ये वो कहते हैं ना मंचूरियन कैंडिडेट, कि ये रशिया का कैंडिडेट है US इलेक्शंस के अंदर। और फिर उसके बाद हम ऑफ कोर्स देखते हैं जो बाइडन की जो 4 साल की रही है सदारत रही है, बहुत मैं कहूँगा उससे कि मीडियोकर भी नहीं है, यानी बियॉन्ड बिलो मीडियोकर उसकी सदारत रही है। यानी उस बंदे के इतने ज़्यादा आते रहे हैं, गूफअप्स आते रहे हैं, गिरता रहा वो बंदा, भूलता रहा, स्नूज़ करता रहा, और उसको फिर पकड़ा इन्होंने ट्रंप के मीडिया कैंपेन ने। और जो बाइडन की अभी आप देख लें कि जिस तरीके से इस वक्त उसी की सदारत में यूक्रेन वॉर हुई, ठीक है ना, वही की सदारत में रूस से मार पड़ी। अच्छा, वही यूक्रेन जिसकी वजह से ट्रंप को इम्पीच भी किया गया, वही यूक्रेन जिसकी वजह से ट्रंप को इम्पीच भी किया गया। फिर अभी रिसेंटली ये ट्रंप ने अपनी सदारत में आईसिस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। ट्रंप कहता था आईसिस जो है ये हिलरी ने बनाई है, लेकिन ट्रंप ने आकर ख़त्म किया उनको एकदम से। ट्रंप ने ट्रूप्स निकाल लिए थे, ट्रंप ने अफगानिस्तान से, सीरिया से और हर जगह से, इराक से निकाल दिए थे। ये तो इन्होंने पिछले साल से दोबारा शुरू किया, जिसके ऊपर अभी इराक ने भी कहा है कि भाई ये हम अमेरिका की, ये हमारी सॉवरेंटी को जो तुम लोग वायलेट कर रहे हो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये सब है, अब देखें कितने महीने रह गए हैं और फिर क्या बनता है मिडल ईस्ट का, फिर क्या बनता है।